Okay, let's move now on 15 number questions. One question, very first question, this is given like the groundwater potential of the Gangetic Valley is on a serious decline. How may it affect the security of India? Again, newspaper reading, it is helping so much. Like on August 5, 2024, one article came in editorial of this newspaper Hindu में कि study shows accelerating groundwater depletion in North India. और उन्होंने एक स्टडी जो है, एक फॉरेन मैगजीन है, उस मैगजीन की एक स्टोरी उन्होंने छापी और उसका बताया कि नॉर्थ इंडिया में कैसे कैसे वाटर डिप्लीशन हो रहा है. एंड यूपीएससी दे डायरेक्टली टेक दिस क्वेश्चन एंड गिवन अस इन मेंस एग्जामिनेशन. सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for the perspective of geography as well as economy, sociology and this polity also. Newspaper reasoning is very must. You must, when you are preparing, you must follow the newspaper. I am not saying that you should follow only the Hindu, or you can follow any newspaper, but please follow newspaper and make your own notes, because it will not only enlighten your concepts also, but you will do some practice also of writing. कि आप अगर थोड़ा इस न्यूज को पढ़ते हो तो आप अगर लिखते हो तो अपने आप आपके पास में ढेर सारे पॉइंट्स होंगे. देयर इज नो नीड टू स्टडी वेरी थिक बुक्स. कई बुक्स जो हैं थिक बुक हो गई हैं, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन न्यूज़पेपर्स, एनसीईआरटीज एज वेल एज बेसिक नोट्स ऑफ योर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड सम स्टैंडर्ड बुक्स. उससे ज्यादा तैयारी की कोई जरूरत नहीं होती है. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गंगेटिक वैली इज ऑन ए सीरियस डिक्लाइन. हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should understand what is Gangetic Valley. Gangetic Valley means the valley which has been formed by the Ganga as well as its tributaries like Yamuna river, like चंबल रिवर, लाइक घाघरा रिवर, लाइक कोशी, लाइक दामोदर, ऐसे करके ढेर सारी जो रिवर्स हैं विच आर मीटिंग विद गंगा, दे फॉर्म ए गंगा वैली एज वेल एज इट इज आल्सो नोन एज गंगा बेसिन. तो ऐसे करके ये रिवर्स जो हैं गंगा बेसिन जो बनाती हैं. तो अब चूंकि गंगा रिवर जो है माउंटेन एरिया से आ रही है या इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो दे ब्रिंग सो मच डेवरिस आल्सो and they deposit this debris in this plain area. तो ये northern plain जो है this formed due to the sediments brought by these rivers, गंगा and its tributaries. तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ये पूरा northern plain बना है, इस northern plain के अंदर sedimentary rocks हैं. sedimentary rocks, alluvium soil है as well as sedimentary rocks है. अब ये sedimentary rocks जो होती हैं ये मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं. तो जब वाटर पानी इनके ऊपर आता है तो क्या होता है कि ढेर सारा पानी नीचे भी चला जाता है, या तो रेन हो, रेन वाटर या रिवर वाटर. तो क्या होएगा, ये ढेर सारा पानी परकोलेट होके डाउनवर्ड नीचे चला जाएगा, और डाउनवर्ड नीचे जाने पे क्या बना लेगा, अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा जाके. कि ग्राउंड के ऊपर है तो सरफेस वाटर, अगर नीचे पहुंच गया परकुलेशन के बाद में तो दिस विल मेक ग्राउंड वाटर. तो नॉर्थ इंडिया में इंडो गैंगेटिक रीजन जो है इट इज द बिगेस्ट ग्राउंड वाटर रिसोर्स. कि जो ये है, क्योंकि स्पेशल सिचुएशन ऐसी है इसकी कि नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ गैंगेटिक वैली जो है, यहां पे जो रीजन है ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर. इंडिया का ऑलमोस्ट, जैसे एक आंकड़ा, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि अगर इंडिया में पूरा
433 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर है, तो 145 से 150 बिलियन क्यूबिक मीटर जो ग्राउंड वाटर है, इट इज बीइंग फाउंड इन गैंगटिक वैली। तो ऑलमोस्ट 30% जो है ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल इन गैंगटिक वैली, 30 to 35%, इतना ज्यादा इस वैली में ग्राउंड वाटर है। तो जब ये ग्राउंड वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल मींस कि गैंगटिक वैली जो है ऑलमोस्ट 33 to 35% ऑफ टोटल ग्राउंड वाटर ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी चीज है इंडिया का। उसके बाद में पहला तो ह्यूज रिसोर्स है और साथ साथ में ह्यूज रिचार्जिंग कैपेसिटी भी है। ऐसा नहीं है कि कोई रॉक के ऊपर है कि आपने पानी एक बार निकाल लिया तो आप उसको दोबारा फिर रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। बट इन गैंगटिक रीजन क्या है कि आपने पानी एक बार निकाला, फिर से आप पानी, बारिश होएगी, रिवर आएगी, वो फिर से उसको रिप्लेनिश कर देगी, रिचार्ज कर देगी। तो ह्यूज रिचार्जिंग कैपेसिटी थ्रू रेन वाटर प्लस रिवर्स। तो उसके साथ साथ में अभी तक क्या था, लास्ट 2000 तक क्या था कि यहां पे जो वाटर हुआ करता था, ग्राउंड वाटर, यहां पे बहुत कम यूज था, या कह लो कि इरिगेशन, इस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं ज्योग्राफी में ग्राउंड वाटर डेवलपमेंटल स्टेज। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंटल स्टेज क्या थी, वो क्या होता है कि ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट स्टेज में कि कितना ग्राउंड वाटर आप यूज कर रहे हो। जैसे कि हमारे पास में अगर 100 लीटर अवेलेबल है ग्राउंड वाटर, और अगर हम उसमें से 60 लीटर यूज कर रहे हैं, तो हमारा लेवल हो गया जाके 60%। कोई अगर 80% कर रहा है तो हो गया जाके 80% ग्राउंड वाटर स्टोरेज डेवलपमेंट स्टेज। तो इस एरिया का क्या है, गैंगटिक वैली का, टिल 2000 तक ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट स्टेज जो था, ये जगह जगह 40 से लेके 80% तक था, कि कुछ रीजन में 40% था एवरेज, कुछ जगह पे मैक्सिमम 80% था। तो कंपैरेटिवली पानी तुम्हारा जो था कम यूज हुआ करता था। बट नाउ ये इसका पोटेंशियल है कि दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट, this is the biggest groundwater source of the country, now तो गैंगटिक वैली जो है, it became the biggest groundwater source for the country. Now what happened कि दिस रीजन में ये क्या हुआ, धीरे धीरे दिस बिकेम फूड बास्केट ऑफ इंडिया। दिस एरिया बिकेम फूड बास्केट ऑफ इंडिया। नॉर्थ प्लेन जितने भी हैं, दे आर द फूड बास्केट ऑफ इंडिया, बिकॉज फेवरेबल कंडीशंस क्या है यहां पे, फेवरेबल कंडीशंस कैसी, पहली फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स कैसे की, रिलीफ, रिलीफ कैसी है, प्लेन है, नॉर्थ प्लेन कहलाते हैं। तो प्लेन जितने भी होते हैं एरिया, इनको इजी टू टिल होते हैं, जोतना इनको आसान होता है, यहां पे खेतीबाड़ी करना बहुत आसान होता है। तो प्लेन एरिया है, रिलीफ जो है दैट इज प्लेन है, तो इजी टू टिल है।
इजी क्रॉपिंग। दूसरी चीज रिलीफ के साथ में, दूसरी चीज रॉक्स, सॉइल। सॉइल्स कैसी है? अलूवियल सॉइल है। और ईच ईयर, हर साल में क्या होता है, यहां पे ढेर सारा क्या आ जाता है, खादर, खादर डिपॉजिट्स की बाढ़ आई, and with flood they brought so much sediments, and this sediments are very they are just recharging the fertility of the soil। तो सॉइल बहुत बढ़िया चीज है यहां पे। तीसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट में सनलाइट कि most of the time huge sunlight is available in this region, that's why it provides huge long season for the growth of the crops। तो क्लाइमेट हेल्पफुल है, सनलाइट है। उसके बाद वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, कि समर बेस्ड मानसून जो है, और इसकी दोनों ब्रांच है, अरेबियन ब्रांच और बंगाल बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दोनों आती हैं और यहाँ पे बारिश करती हैं। रेन थ्रू साउथ वेस्ट मानसून, इवन विंटर मानसून आल्सो, कि विंटर में भी ढेर सारी बारिश जो है, सर्दियों में जो बारिश होती इस नॉर्थ प्लेन पे आती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वीट कल्टीवेशन के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लाइमेट भी यहां पे है हेल्पफुल। उसके साथ साथ में कोई एडवर्स वेदर नहीं इवेंट है, लाइक हेल स्टॉर्म, फ्रॉस्ट, ये सिचुएशन इस नॉर्थ प्लेन में नहीं आती है जनरली। तो इस वजह से क्या है कि जो क्रॉप्स हैं इनको अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। इसके साथ साथ में यहां पे आपको कई ढेर सारी इकोसिस्टम हेल्प मिलती हैं, जैसे कि क्रॉप्स के साथ में आपको प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ग्रास, ऐसे करके ढेर सारी आप यहां पे चीजें कर सकते हो। तो उनकी ग्रोथ के लिए सपोर्टिंग फैक्टर्स मिलते हैं। along with that these are fixable factors, human factors, ह्यूमन फैक्टर्स में जैसे कि सबसे बड़ी चीज कि ह्यूमन लेबर, कि ये यहाँ नॉर्थ प्लेन जो एरिया है यहाँ पे ढेर सारी पॉपुलेशन रहती है और इस पॉपुलेशन के पास में ढेर सारा लेबर अवेलेबल है, तो ये पॉपुलेशन इजीली एग्रीकल्चर करती है, तो पॉपुलेशन अवेलेबल है। दूसरा डिमांड ऑफ फूड, कि यहाँ पे ढेर सारे लोग रहेंगे तो फूड की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी, तो एग्रीकल्चर करना आसान है। तीसरा इरिगेशन, इरिगेशन के लिए क्या है कि एक तो अंडरग्राउंड वाटर, और किसकी हेल्प से, या तो वेल या ट्यूबवेल, इसकी हेल्प से। और तीसरा इरिगेशन में कैनाल्स, लोकल चैनल्स, तो ऐसे करके ढेर सारे, क्योंकि कैनाल्स खोदना, चैनल्स बनाना इजी टू डिग है यहाँ पे। अगर हम बात करें कैनाल बनाने की सदर्न इंडिया में, प्लेट्यू रीजन में, तो वहां बहुत डिफिकल्ट है पहाड़ों को खोदना, बट इन दिस रीजन नॉर्दर्न प्लेन वी कैन इजीली डिग एनी कैनाल। तो इस तरीके से इरिगेशन के लिए हमें ढेर सारी फैसिलिटीज हैं। फिर सब्सिडाइज पावर, तो इस वजह से क्या हुआ कि पावर भी ढेर सारी सब्सिडाइज मिलती है। तो इन सब चीजों के वजह से क्या हुआ कि दिस नदर्न प्लेन, गैंगेटिक वैली क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन बना जाके। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि ढेर सारे सीड्स आए, हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड क्या है कि अगर इनको प्रॉपर आप सॉइल दे दो,
फर्टिलाइजर दे दो एंड इरिगेशन दे दो, साथ साथ में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अगर आप दे देते हो तो क्या करते हैं, ये हाई यील्ड प्रोवाइड करते हैं, हाई यील्ड। बट अब इनके लिए साथ दिक्कत क्या है कि इनको ये फैक्टर चाहिए ही चाहिए, अगर इनमें से कोई भी एक गड़बड़ हो गया तो देन दे विल नॉट प्रोड्यूस यील्ड। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई और टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन के थ्रू क्या हुआ कि ये सब पूरी टेक्नोलॉजी परकोलेट डाउन हुई नीचे नीचे, तो अब क्या हुआ कि ये सीड्स आए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो इन सीड्स को जब बोया गया तो इनको चाहिए इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए क्या हुआ कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन वाटर। अब वाटर हर जगह तो नहीं है अवेलेबल, तो सबसे इजी सोर्स उन्हें क्या मिला, अंडर ग्राउंड वाटर। तो उन्होंने 1970s के बाद में क्या हुआ, अचानक से ह्यूज ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1970s के बाद में, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ट्यूबवेल इरिगेशन ये बढ़ गया इतना ज्यादा कि ऑलमोस्ट जो एरिया पहले जहां पे 5 to 10% ट्यूबवेल हुआ करते थे, नाउ इन गैंगटिक वैली almost 60% ट्यूबवेल्स आर देयर। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश का मिडिल पोर्शन, सेंट्रल यूपी एंड अदर पोर्शन ऑफ यूपी, बिहार, वेयर देयर आर ह्यूज इंस्टॉलेशन ऑफ दीज ट्यूबवेल इरिगेशन। तो इस वजह से क्या हुआ कि इरिगेशन जो है टोटल जो हमारी क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स फूड, तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन इरिगेशन। और इरिगेशन कौन सा, अंडर ग्राउंड वाटर पे। कहने का मतलब ये हो गया कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर इन इरिगेशन कम फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर से आ रहा है 80% ऑफ इरिगेशन नीड्स। उसके साथ साथ में रेजिडेंशियल वाटर नीड, ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि घर में अब समर, हर घर में आप गांव गांव जाओगे यू विल फाइंड समर पंप, कि दे विल मेक ए बोर, घर में वो बोर कर लेंगे, उसी में एक समर डाल देंगे एंड दे विल ड्रॉ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज गोइंग टू वेस्टेज। फिर तीसरा इरिगेशन, उसके बाद में फैक्ट इंडस्ट्रियल यूज, और most of the time they will use underground water. So because of these uses, तो ये अब क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा है, स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और सो अंडर ग्राउंड वाटर इज डिक्लाइनिंग। और डिक्लाइन क्यों हो रहा है, कॉजेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल कॉजेस। अंडरग्राउंड वाटर जो है ये घट रहा है, नेचुरल कॉज क्या है कि रिसेंट में क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है कि टेम्परेचर ऑन अर्थ हैज इंक्रीज्ड। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर का दूसरा भाई होता है इवेपोट्रांसपिरेशन, कि इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस जो है ये भी बढ़ जाएगा। और जब इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस बढ़ जाएगा तो पहले अगर आपने 10 लीटर पानी से सिंचाई करा तो 8 लीटर नीचे जाता था पौधों के पास में, 2 लीटर इवेपोरेट हो जाता था। बट नाउ सिंस ग्लोबल वार्मिंग इज देयर, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, so because of that what will happen, this evapotranspiration will increase, so very less amount of water is seriously used for these crops. दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा क्या है
कि समर मानसून जो है, ये पर्टिकुलर इसी रिपोर्ट में ये बोला गया था अर्थ फ्यूचर में, कि जो समर मानसून है ये क्या है कि 10 to 15% लेस रेनफॉल ला रहा है सिंस 2000। अगर इन्होंने 2000 से लेकर 2021 तक का डेटा इन्होंने देखा, एंड दे फाउंड दैट कि समर मानसून इज ब्रिंगिंग ऑलमोस्ट 10 to 15% लेस रेनफॉल इन दिस रीजन। तो जब लेस रेनफॉल आ पाएगा तो लेस वाटर रिचार्ज हो पाएगा, तो इस वजह से ये दिक्कत हो रही। तीसरा कि विंटर टेम्परेचर, विंटर टेम्परेचर जो है ये ऑलमोस्ट 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है अभी 2000 से लेके 2021 तक। कि जो विंटर टेम्परेचर मंथ्स के हैं जैसे जनवरी फरवरी, इनके महीनों में 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर की बढ़ोतरी पली है। तो जब हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई ड्राइनेस रहेगी, तो अगेन हाई इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस होएगा जाके। तो ये तो हो गए आपके नेचुरल फैक्टर। फिर मैनमेड फैक्टर्स क्या हैं डिप्लीशन के लिए? मैनमेड फैक्टर्स, तो मैनमेड फैक्टर में क्या हुआ जाके कि सबसे पहला फॉल्टी इरिगेशन मेथड, कि इंडिया में जो इरिगेशन मेथड है इट इज वेरी फॉल्टी। हम लोग क्या करते हैं, ओपन फ्लड सिस्टम है, ओपन फ्लड सिस्टम, कि पानी जो आया उसको पूरे खेत में हमने पूरा भर दिया, पूरा उस खेत में पूरा पानी भर दिया। तो उससे क्या हुआ कि पूरा जब ये खेत में पानी भर जाता है तो लॉस भी ढेर सारा होता है, ढेर सारा वाटर इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस होता है। तो क्या होता है उसका कोई, या तो ढेर सारा पानी नीचे सोख जाता है, और क्या होता है ढेर सारा पानी उड़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इफिशिएंसी जो है ओनली 30 to 40% इस टाइप के मेथड की, तो ढेर सारा पानी तो बर्बादी हो रहा है। फिर इरिगेशन हो गया, क्वालिटी क्रॉप्स, कि क्रॉप जैसे कि सुगर केन, कॉटन, व्हीट, ये ऐसी सॉरी राइस, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको ढेर सारा पानी सप्लाई चाहिए, मतलब मिनिमम पानी चाहिए ही चाहिए। दे टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। सो और क्या है कि राइस इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज लाइक पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, यहां पे हम शुगर कर रहे हैं, कॉटन कर रहे हैं, राइस कर रहे हैं, जबकि ये रीजनल सपोर्ट नहीं यहां पे मिलता है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन डजंट सपोर्ट दैट, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन डोंट सपोर्ट दीज क्रॉप्स। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये ढेर सारा वाटर इनटेक करती हैं क्रॉप्स। तो इनको जनरली यहाँ पे मिलेट्स होने चाहिए, एट द प्लेस ऑफ मिलेट्स दे आर ग्रोइंग सुगर केन, cotton, rice, which demands so much supply of water. That's why these crops are very dangerous for the these groundwater. अब इनके लिए आपको उसके बाद में ढेर सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सिडाइज्ड पावर दिया है, पावर सप्लाई, डीजल सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ईटीसी। ऐसी क्या है चीजें कि आप गेहूं और कुछ ऐसी सपोर्ट प्राइस जैसे क्रॉप्स पे हैं वो ढेर सारे मिलते हैं। दैट्स व्हाई पीपल दे आर ग्रोइंग मोर एंड मोर व्हीट, मोर एंड मोर सम दीज पल्सेस, मतलब तो ऐसे करके इस कुछ क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, कुछ चीजें बनाई जा रही हैं। दैट्स व्हाई दिस इज टोटली नेगेटिवली दिस टोटली एडवर्सली अफेक्टिंग द ग्राउंड वाटर। और साथ साथ में जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं लाइक समर
पंप, बिग मतलब बड़े बड़े समर, छोटे घरों में समर पंप लग गए हैं, और जगह जगह पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने नलकूप वाली योजना लगा दी है कि जिससे ढेर सारा आप ग्राउंड वाटर इंटेक कर सको. सो दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस. तो बिकॉज ऑफ दैट द वाटर इज रिड्यूसिंग, और ये रिडक्शन है कितना, ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर. तो ऐसे करके ये बताते हैं कि टिल 1990 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 4050 किलोमीटर क्यूब का वाटर हमने लॉस कर दिया है, अंडरग्राउंड वाटर. तो दिस इज द रिपोर्ट. अब इस पे डिपेंडेंट हमारी क्या है, फूड सिक्योरिटी. और फूड सिक्योरिटी होती क्या है, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर कनेक्टेड. फूड सिक्योरिटी के साथ में फूड अवेलेबिलिटी, और फूड अवेलेबिलिटी डिपेंड होती है फूड प्रोडक्टिविटी से. फूड प्रोडक्टिविटी से. दूसरा फूड एक्सेसिबिलिटी. तीसरा फूड अफोर्डेबिलिटी. और चौथा फूड सस्टेनेबिलिटी. तो ये चार चीजें हैं, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी. तो इन चारों चीजों पे इसके इंपैक्ट आएंगे. अगर गैंगेटिक वैली में अंडरग्राउंड वाटर कम हुआ तो ये कहीं ना कहीं आपकी फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा. इट विल इंपैक्ट फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इट विल अफेक्ट, कि इससे डिक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ऑलमोस्ट 68% ऑफ रिडक्शन विल बी रजिस्टर्ड इन फूड प्रोडक्टिविटी. फूड प्रोडक्टिविटी की कई क्रॉप्स हैं जिनकी जब अंडरग्राउंड वाटर ही नहीं रहेगा तो क्रॉप को तुम उगा ही नहीं पाओगे, तो फूड प्रोडक्टिविटी विल कम डाउन. सबसे पहले तो क्रॉप यील्ड विल कम डाउन, क्रॉप इंटेंसिटी विल कम डाउन, कि एक साल में 4 फसलें तुम उगा लेते हो, अब अंडरग्राउंड वाटर ही नहीं रहेगा, देन हाउ विल प्रोड्यूस. ऐसे ही टोटल फूड प्रोडक्टिविटी विल कम डाउन. तो फूड प्रोडक्टिविटी विल हैपन. सेकेंड थिंग इज अफोर्डेबिलिटी, कि अब जब वाटर को आप नहीं रहेगा तो और ज्यादा आपको नीचे जमीन से पानी निकालना पड़ेगा, तो उसमें आपको ढेर सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ढेर सारा पैसा लगाना पड़ेगा. सो cost of production will increase, and because of that the prices of these food products they will increase. So this will hamper our food affordability, because lots of person they will not be able to afford these crops and food. That's why it will impact the food affordability, and this food productivity and affordability will also undermine the food sustainability, ki minimum amount of food will not be available for all the individuals. So it will have huge challenges. So like increase cost होएगा, food prices का ecological consequences होंगे, जिससे कि land degrade ज्यादा होएगी, और भी ढेर सारी समस्याएं आएंगी. So this is various impact on food things. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग, सबसे ज्यादा इंपैक्टेड पॉपुलेशन कौन रहेगा, डाउन टू रोडन या पुअर पीपल, दे विल सफर मोर. तो सरकार क्या करेगी आगे ऐसे, तो सरकार को क्या करना चाहिए इन दिस सिचुएशन की अंडरग्राउंड वाटर जो है इसका डिप्लीशन रोक सके. तो सबसे पहले एक तो एक्विफर मैनेजमेंट, एक नया प्रोग्राम चलाया है, नेशनल एक्विफर मैनेजमेंट मैपिंग प्रोग्राम, जिसके थ्रू सरकार जो है जितने भी वाटर रिसोर्स हैं अंडरग्राउंड वाटर उनको मैप कर रही है. अभी रिसेंट 2023 में उन्होंने एक रिपोर्ट भी इस पे दी है,
हर एक्वीफर रिसोर्स की अलग अलग हिसाब से, पहली चीज। दूसरा, जैसे एक अभी लॉ आने की जरूरत है। अभी क्या है कि वाटर जिसके खेत में, जैसे ये मेरा लैंड है, तो इसके नीचे हम मान लेते हैं कि जो पानी अवेलेबल है वो मेरा है, तो हम यहाँ पे ट्यूबवेल लगाते थे, कुछ लगा देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि हम तुरंत वाटर को निकाल लेते हैं। बट अगर हम सपोज इसको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दें कि अंडरग्राउंड वाटर इज पब्लिक प्रॉपर्टी, और रेगुलेट कर दें कि केवल लिमिटेड जगह पे ट्यूबवेल लग सकते हैं, तो हम कई ढेर सारा वाटर वेस्टेज बचा सकते हैं। तीसरा सबसे चीज इंपॉर्टेंट आती है वाटर वेस्टेज बचाने के लिए, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। जैसे एक नए अभी माइक्रो इरिगेशन टेक्निक आई है, माइक्रो इरिगेशन, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, जेट इरिगेशन, ऐसे करके नई नई चीजें आ रही हैं। ड्रॉप इरिगेशन, बंबू इरिगेशन, ऐसे करके ये टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो माइक्रो इरिगेशन पे फोकस करेंगी, वाटर यूज इफिशिएंसी बढ़ाएंगी, जिससे कि वाटर जब कम वेस्टेज होएगा तो कम वाटर की हमें जरूरत पड़ेगी अंडरग्राउंड से। तो दीज आर बैरियर्स। और मैसिव अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऐसे करके ये कई ढेर सारे वाटर वेस्टेज जो है, चेक डैम्स हमें बनाने पड़ेंगे, ढेर सारे पॉन्ड्स, रिवर, जैसे अभी सरकार ने योजना चलाई अमृत सरोवर योजना, जिससे कि गांव का वाटर जो है वहीं किसी स्टोर, मतलब पॉन्ड है उसमें स्टोर कर लिया जाए, सो दैट ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। शहरों में जो पानी है उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक हो, कि उस वाटर को हार्वेस्ट कर लिया जाए फॉर द फ्यूचर यूज। सो इन दीज, थ्रू दीज मेथड्स वी कैन help, or we can fight to this decline in groundwater. Now moving to the